नमस्कार दोस्तों, अंकल टॉक में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एजुकेशन की बात करने जा रहे हैं और एजुकेशन में भी जब हम बात कर रहे हैं तो जैसे ही हम शिक्षा की बात करते हैं तो अमूमन लोगों के दिमाग सीबीएसई की तरफ जाता है। पर लोगों को ये नहीं पता है कि सीबीएसई के अलावा भी और बोर्ड हैं। अभी भारत सरकार ने जो बोर्ड बनाया है उसके बारे में मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। मैं कई लोगों से बात करता हूं लेकिन लोग असमर्थ से रहते हैं उसके बारे में बताने के लिए। उसका कारण ये है कि वो यहाँ वहाँ की बातों में तो जानकारी रखते हैं, पर जिस चीज़ की जानकारी रखनी चाहिए उससे वो कटे रहते हैं। मैं आपको बता दूं, भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत सरकार का, और ये कहूँ कि आज़ाद भारत का पहला स्वदेशी बोर्ड है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मित्रों, आज हम भारतीय शिक्षा बोर्ड की बात कर रहे हैं और ये एक बात और यहाँ बता दूं, ये वीडियो प्रमोशन के लिए नहीं बनाया गया है। ये वीडियो सिर्फ लोगों को जागृति के लिए बनाया जा रहा है कि लोग जागृत हों और उस संस्कृति से जुड़े, उस संस्कार की ओर जुड़ें, उस सभ्यता की ओर जुड़ें कि जो हमारी मूल में है। और वो जब संस्कार और संस्कृति की बात होगी तो निश्चित तौर पर हमें ऐसी एजुकेशन पॉलिसी की तरफ जाना पड़ेगा जो हमारे बच्चों का भविष्य स्वर्णिम बना सके। और स्वर्णिम बनाने के लिए हमें लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से हटना पड़ेगा, हमें फादर और चादर की पद्धति से हटना पड़ेगा, तब जाकर हम अपने बच्चों का भविष्य अच्छा गढ़ सकते हैं। नहीं तो आपने देखा होगा कि जैन जी का जो आंदोलन हुआ है उसमें जो संस्कार दिखाई दिए हैं वो कहीं ना कहीं लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति का भी कारण है। तो आज हमारे पास जो हमारे साथ आज हमारे मेहमान हैं वो भारतीय शिक्षा बोर्ड से हैं। रुपेश जी, अंकल टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद प्रदीप जी, और आपके सुनने वाले चाहने वालों को सभी को मेरी ओर से ओम जी, प्रणाम। तो रुपेश जी, हम सीधे सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। हम बात कर रहे हैं भारतीय शिक्षा बोर्ड की। जी थोड़ा सा भारतीय शिक्षा बोर्ड के बारे में बताएं, क्योंकि भारतीय शिक्षा बोर्ड क्या है, कैसे करता है और उसके मेन किसके ऊपर जिम्मेदारी है, वो थोड़ा सा आप बताएं। जी जी भ्राताश्री, हमने एक शायद पिछली बार भी हमने कुछ बात की थी भारतीय शिक्षा बोर्ड जी के लिए। शायद उसमें समय के कुछ अभाव थे, उसके कारण हम पूरी बात नहीं रख पाए थे। जी जी, शायद उसको आज पूरा कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो जो हमारे राष्ट्रीयकृत जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, बोर्ड हैं, जितनी बोर्ड हैं, यूनिवर्सिटियां जितने हैं भी हैं, जी। वो सारे ना भारतीय शिक्षा पद्धति के अनुरूप चल नहीं रहे हैं। या फिर उनका अपन बोलना चाहिए कि हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे संस्कार थे, हमारे जो उद्देश्य थे, वो कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। या हम एक तरीके से देखा जाए कि हम मार्क्स के पीछे भागते जा रहे हैं, या एक प्रमाणिकता नंबर, हमारी ये अंकों सीधी जी सीधी बात कहें कि नंबर की नंबर के दौड़ पीछे। शामिल हो जी गई जी है। जी कंटेंट और क्वालिटी से कोई मतलब नहीं जी बचा जी है। जी सीधा ये है कि आपके कितने प्रतिशत आया है, उस पर बात हो रही है। हम जो है ना कागज पे देखते हैं भाई 98%, बिल्कुल 99%, ए बिल्कुल। प्लस, बी हम्म प्लस। हम्म तो यहाँ पर जो बच्चों के ऊपर जो बर्डन दिया जा रहा है पढ़ाई का, वो तो उनको मानसिक रूप से बच्चों से पहले ही बड़ा कर दे रहा है। जी, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और जो हम पहले के बच्चे देखते थे, जो उनमें लड़कपन होता था, या कुछ क्रीड़ाएं ऐसी होती थी, भाई छोटे छोटे बच्चे हैं, आम लगे हुए हैं, तो उनके मन में उत्सुकता होती थी कि इस आम के पेड़ पे चढ़ना है और 2 आम इसमें से तोड़ने हैं। तोड़ने हैं। अब वो एक उत्सुकता भी होती थी, लेकिन एक तरीके से एक मनोविज्ञान जो बच्चों का था कि भाई मेरे को वो चोरी नहीं थी, हम्म वो एक लड़कपन था। हम्म। लेकिन उस लड़कपन में अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं जो बचपना, जब वो आम के पेड़ पे चढ़ते थे तो उनको फिजिकल टेस्ट भी पास होता था। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। उसके बाद क्या होता था, जब वो पड़ोस के आम चुराते थे तो बच्चे जिसके पेड़ से आम चुराते थे ना, वो भी खुश होता था कि चलो ठीक है, कुछ ना कुछ मेरे आम ना आज किसी सही उपयोग में आ गए। हम्म। दुख नहीं होता था, वो खुश होता था कि चलो हम्म आज ना 2 आम मेरे सदुपयोग हो गए। हम्म। आज मेरे यहाँ 2 बच्चे आए। आए, उन्होंने इस आम के पेड़ को उपयोग करा। हम्म। क्योंकि जिस उद्देश्य से उनके पापा ने या उनके दादाजी ने वो पेड़ आम का लगाया था कि भाई आके बच्चे इसको चोरी करेंगे, खाएंगे, प्रेम करेंगे, तो वो जो प्रेम है वो कहीं ना कहीं छूटता जा रहा है। आज मैं देखता हूँ ना, आम पड़े पड़े वहाँ सड़ जाते हैं। पेड़ पे पके पके में कई जगह भ्रमण करता हूँ, भ्रमण करते हुए देखता हूँ कि आम डाली पे पके हुए कोई तोड़ने वाला नहीं है। बच्चे साइड से निकल जाते हैं, उनको वो उत्सुकता नहीं, उनको क्या नंबर की दौड़ में शामिल कर दिया गया है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे आने वाला भविष्य, भारत का जो गौरवान्वित भविष्य है, और आने वाली पीढ़ियां इस बचपने को छोड़ दें, उन चीज़ों से हम दूर होते जा रहे हैं। उसका मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। कहीं ना कहीं हम बच्चों को उस अंक की दौड़ से बाहर निकालें, जी। उनकी आत्मा को
उनकी उनका भावनाओं बचपन, को, उनका बचपन, शुद्ध बात ये है कि उनको उनका शुद्ध बचपन बात जो जी, है उनका वो वापस बचपन को लेके जीने आए। दें। जी। और हम जो उनको देना चाहते हैं, पढ़ाई के साथ साथ उनमें संस्कार हों, संस्कार के साथ साथ वो खुद इतने प्रज्ञावान बन जाए कि हमको उनको बताने की आवश्यकता ना पड़े। आज हम देखते हैं कि 98% 99% पाने वाला विद्यार्थी भी अगर कोई छोटा सा कोई चीज़ होती है ना तो वो ठीक नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं उसको उलझन होती है, कहीं ना कहीं उसको, वो तो तुरंत उसको मोबाइल से हाँ जी, सर्च करता है और वहां से अपने को, हालांकि उसके लिए वो अपन थोड़ी देर बाद बात करेंगे, क्योंकि क्या है कि मीडिया भी कहीं ना कहीं गुनहगार भी है और मीडिया के लिए अच्छी भी चीज़ें आई हैं, ऐसा नहीं है। और जैसा कि अब हमारी जो पीढ़ी आने वाली थी जी, हम जिसको भावी पीढ़ी बोलते हैं, जो कि हमारे भारत के लिए आने वाले कई नेता, कई अच्छे देशभक्त, कई किसान, कई ऐसे विद्यार्थी जो होनहार होकर आगे चल के आईपीएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे, हमारे इस देश की रक्षा में योगदान देंगे। हमारे देश की कुछ ना कुछ भविष्य की जो जड़ है वो कहीं ना कहीं हमें कमजोर होती हुई नजर आती है। तो उस जड़ को मजबूत करने के लिए ना भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया, जिसका कि क्रियान्वयन और वर्किंग बॉडी जो है वो पतंजलि है। और यहाँ पे हमारे श्री श्री परम पूज्य रामदेव जी महाराज जो हैं उसके महासचिव हैं, और हमारे जो एनपी सिंह साहब जी हैं अपना अधिकतर समय सेवा भाव पूरा हमारा इसी में दे रहे हैं। हालांकि वो कभी अपने पद को पद की तरह नहीं लेते, लेकिन हमारे परम पूज्य हैं, हमारे आदर्श हैं, वो हमारे। आपने चूंकि दो व्यक्तित्व के नाम लिए हैं जी, दोनों व्यक्तित्व आज की तारीख में यदि मैं बात करूं कि बाबा रामदेव जी को तो सभी जानते हैं जी, और आज यदि पूरी देश और दुनिया में योग जो पहुंचा है तो ये कहने की कोई बात ही नहीं है कि वो उन्हीं के कारण पहुंचा है। और आज देश में भी योग के प्रति जो प्रेम जागृत हुआ है तो वो उन्हीं के कारण हुआ है। लेकिन एनपी सिंह साहब को भी मैं सुनता हूँ जी, तो जब मैं सुनता हूँ तो वो कोई कम नहीं है, इतने एनर्जेटिक पर्सनालिटी हैं। और सबसे अच्छी बात उनकी जो मेरे को दिखाई देती है कि जितनी नॉलेज उनको वेद शास्त्रों की है उतनी ही नॉलेज उनको साइंस की भी जी, है ना। तो चूंकि ये टॉपिक आपने छेड़ दिया जी, 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 इसलिए मुझे बीच में आपको ये बताना पड़ा। तो ये बताएं कि ये भारतीय शिक्षा बोर्ड का जो पूरा काम है वो कैसे चलता है। भ्राताश्री, हमारा ना जो कार्य है वो दोनों के ही संरक्षण और आशीर्वाद के और आप लोगों के सहयोग से चल रहा है। जी। कोई व्यक्ति एक भारतीय शिक्षा बोर्ड नहीं है, या हम कह देंगे बाबा जी का वो चेहरा है, या एनपी सिंह साहब जी की मेहनत है। हालांकि वो कार्यकर्ता के रूप में ही अपने आप को कहीं पर भी जाते हैं प्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमारे बहुत परम आदरणीय हैं, वो हमारे चेयरमैन हैं, और उनसे ही हम रोज़ सीखते हैं कि आपको अपने कार्य को कैसे निरंतर धीरे धीरे प्रगति की ओर ले जाना है। जी। लक्ष्य बड़े नहीं रखने हैं, हौसले बड़े रखने हैं, छोटे छोटे लक्ष्य धीरे धीरे अपन को पार करके धीरे धीरे हमको इस भव सागर से पार होना है। जी। भव सागर से मतलब मेरा आध्यात्मिक वाला भव सागर नहीं है, अभी जो भव सागर जो हमारे वर्तमान में आप लोगों ने मिशन ले रखा है जी, हाथ में, उसकी बात हो रही है। हाँ जी, ये भव सागर जो शिक्षा पद्धति को जो कि इन्होंने व्यापारिकता दे दी है, हम उस भव सागर की बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे यहाँ पर मैं किसी एक व्यक्ति का या एक प्रकाशक का नाम लूँगा, बहुत सारे प्रकाशक ऐसे हैं यहाँ पर इस पद्धति को, जो हमारी एक बहुत सम्माननीय पद्धति थी शिक्षा पद्धति, जिसमें कि मतलब गुरुजी का बड़ा आदर होता था, आज वो कहीं ना संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा है। कई पालक, कई अधिकारी भी उसको समझते हैं कि भाई स्कूल जो है कमीशन ले रहे हैं और बुक्स वाले जो है कमीशन ले रहे हैं, लेकिन इस पूरी पद्धति को लागू करने में किसका योगदान है आप एक बार अपने अंदर झांक के देखिए कि हम ही लोग हैं, कोई दूसरा नहीं है। ठीक बात है। भारत के नागरिक हैं तो हमारे ऊपर भी उतना ही दायित्व है जितना कि हम अधिकारियों को अगर मर देंगे तो उसमें दायित्व पूरा नहीं होगा जी। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियों के साथ उनको निभाने का प्रयत्न कर सकते हैं जी। अगर हम अपना 10% भी देंगे तो एक दिन सब लोग धीरे धीरे करके 100% पे चले जाएंगे, क्योंकि हम पहले से ही दिशाहीन है। तो उसको दिशा देने का कार्य भारतीय शिक्षा बोर्ड करेगा। उस दिशा को ठीक करेंगे, जब दिशा ठीक होगी तो दशा अपने आप ठीक हो जाएगी। ऐसा मतलब हमारे महाराज जी का भी मानना है और हमारे परम पूज्य बाबा जी भी यही आदेश देते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा कीजिए, एक ना एक दिन तो सफलता मिलेगी, क्योंकि एकदम से तो नहीं मिलेगी जी। प्रयत्नशील रहें, हो जाएगा। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं चीची नेचुरल्स। मैं भारतीय शिक्षा बोर्ड और अन्य बोर्डों की तुलना करूं तो आप भारतीय शिक्षा बोर्ड को कहां देखते हैं?
भ्राताश्री, अगर मैं अतिशोक्ति नहीं कर रहा हूँ, उनकी आप पुस्तकों को एक बार पढ़िए। यदि आप उसको, कोई भी व्यक्ति उसको एक बार पढ़ेगा तो मुझे कुछ तारीफ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुराणों में भी कहा गया है कि हाथ कंगन को आरसी क्या हो, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो एक बार आप उसको देखिए। एक बार मेरा विनम्र अनुरोध है कि यदि आपको कुछ पुस्तकें पढ़नी है, जी अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे पास कई पुस्तकें आप लोगों के लिए उपलब्ध हैं, आप जी उनको पढ़िए। जी, जब आपका वो पठन पूरा हो जाए तो आप मेरे को पुस्तकें वापस दे दीजिए, ताकि किसी और भाई के काम में आ जाए। बिल्कुल ठीक मैं बात आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मेरी पुस्तकें आपको यूज़ करनी है, आपको विद्यालय में लगानी है, या आपको इनको परचेस करना है। मैं तो आपको एक ज्ञान का वो साधन दे रहा हूँ जिससे हम फिर से पिछड़ते जा रहे हैं। क्योंकि मैंने अपने परिवार से ही सीखा है कि जो हमारे घर में लगभग 8 से 10 पुराण रखे होते थे प्रभु जी, आज भगवान की कृपा से वो 18 तक पहुंच गए हैं। और वो 18 पुराण हमारे पापा दादाजी, मतलब उनको अध्ययन कुछ करते ना हैं, कुछ क्या अध्ययन पढ़ते हैं। करते थे, तो हम लोगों को कुछ अध्ययन करने की आदत डली हुई थी। लेकिन कुछ विषय के भ्रमत होते हैं। आने वाली टेक्नोलॉजी ने हमको कुछ भ्रमत किया, कुछ हम फेसबुक की तरफ चले गए, व्हाट्सएप की तरफ चले गए। हमको लगा कि ये पुराण जो उपनिषद है ये सारे हमारे ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। मैंने खुद एक दो ऑनलाइन पढ़े भी, लेकिन क्या होता है कि जब हम उसको पढ़ते हैं तो अनावश्यक रूप से ना, नहीं, आस्था भी जनरेट नहीं हो पाती है नहीं, वो। उसका मैं आपको कारण बता रहा हूँ। उसको ना जैसे ही हम पढ़ते हैं तो हम कंटेंट तो कुछ और देखना चाहते हैं, लेकिन वो तो दिखाना कुछ और आता है। दिखाना कुछ और जाता तो वो क्या होता है, कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी कोई चीज़ आ जाती है, तो वहाँ से आप डिस्टर्ब होते हो। तो मैं जो भी ये पढ़ने वाले जो अपने अच्छा साहित्य चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हाँ भाई कुछ अच्छी चीज़ हमको पढ़ने को मिले, या हमको वाकई कुछ ज्ञान लेना है, तो मेरा विनम्र अनुरोध है, मेरे को कोई पैसे नहीं चाहिए। आप मेरे से संपर्क कीजिए, मैं आपको पुस्तकें उपलब्ध कराता हूँ। आप उनको एक बार पढ़िए, फिर पढ़ने के बाद फिर आप अपना एक रिव्यू मेरे को दीजिएगा कि उस पुस्तकों को पढ़ने के बाद अपने जीवन में आपने क्या फायदा किया। मैं ये नहीं कहता कि वो सिर्फ विद्यार्थियों के लिए है, क्या के लिए आज हमारी योग की पुस्तक जो है, हम जो विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते हैं, अगर वो हमारे पालक उनको योग करेंगे तो क्या उससे नुकसान हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। या कोई हमारा भाई जो कि पढ़ा लिखा नहीं है, कोई ठेला चलाता है, उसको पढ़ना नहीं आता, लेकिन वो स्कैन करके मोबाइल पे तो देख सकता है। सदुपयोग अगर करेंगे हम टेक्नोलॉजी का, तो हम कहीं और पहुंचेंगे। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का 90% दुरुपयोग हो रहा है। जी। अच्छा, मैं एक बात पूछ रहा था, चूंकि आपने पतंजलि का नाम लिया, उसका भारतीय शिक्षा बोर्ड का संचालन उसके पास है जी। तो एक धारणा ये बन के आती है उभर कर कि पतंजलि मतलब योग, और योग मतलब गुरुकुल जी। और गुरुकुल कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भारतीय शिक्षा बोर्ड में पूरा गुरुकुल वाला कॉन्सेप्ट हो। तो वर्तमान मॉडर्न एजुकेशन जो है उसमें समावेश है क्या उसका? आपको बताते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है भ्राताश्री कि लगभग अभी हमारा पिछले महीने गुरुकुल से आपने स्टार्ट किया, तो मैं वहीं से शुरू करूंगा। जी। गुरुकुल का मतलब कभी भी ये नहीं है कि गुरुकुल क्या है। गुरुकुल दो शब्दों से मिला है, गुरु और कुल। जी। आप उसका अगर अपन संधि विच्छेद करेंगे, आप तो वैसे ही विद्वान हैं। गुरु का कुल मतलब कि जो गुरु ने हमको शिक्षा दिखाई, उसके पद चिन्हों पर चलकर हमको देश और अपनी प्रगति दोनों सार्थक करना है। जी। हमारी प्रगति भी होगी, देश की भी प्रगति होगी। लेकिन गुरुकुल का अर्थ ये नहीं है कि हम उसको पेड़ के नीचे बिठा के विद्यार्थी को शिक्षा देंगे। जी। सिर्फ उसको सनातन धर्म सिखाएंगे, वेदों पुराण उपनिषद सिखाएंगे, मंत्र का उच्चारण सिखाएंगे, ये गुरुकुल नहीं है। जी। गुरुकुल की पूरी परिभाषा ये है कि हम उनको सुबह सबसे पहले उनको उठने का नियम बताते हैं। जी, वो सबसे महत्वपूर्ण है। जी, क्योंकि हमारी जो दिनचर्या है, अगर वो हमारी ठीक हो गई, तो आने वाला समय हमारा अपने आप बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्योंकि समय, आज के युग में समय की जो कीमत नहीं जानेगा। आज आप किसी भी बड़े बड़े बिजनेसमैन को देख लीजिए, वो सब समय के ऊपर ही सारा काम है। जी। समय हमारी मुट्ठी में रहेगा। जब हम सुबह उठेंगे, योग करेंगे, हमारा शरीर निरोग रहेगा। खान पान, आचार व्यवहार, और जब हम इन चीज़ों का संयम पालेंगे तो हमारे विचार भी अच्छे होंगे, हमारी आदतें भी सुधरेंगी, हमारा शरीर भी निरोग रहेगा। और जब हम इन चीज़ों को जब हम आगे बढ़ाएंगे, गणित भी पढ़ेंगे, साइंस भी पढ़ेंगे, हिंदी भी पढ़ेंगे, संस्कृत भी पढ़ेंगे, और उसी चाव से हम उर्दू भी पढ़ेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी पुस्तकों में किसी एक भाषा का ज्ञान नहीं है। आज हम बात करते हैं कि भाई हम भारत में रहते हैं, हम भारतवासी हैं, लेकिन आप मुझे एक पुस्तक बताइए कि जो हमें भारतवासी होने का गौरवान्वित प्रदान कर रहा हो, कि भाई किसी हिंदी की पुस्तक में हम आज, अगर हम मध्य भारत में बैठे हुए हैं,
हम जब हाँ, तो नीचे उत्तर की भारत तरफ की नॉलेज जाते नहीं हैं, होगी, उत्तर दक्षिण भारत भारत के की वालों को नॉलेज नहीं नॉलेज होगी। नहीं सही है, या दक्षिण सही बात, वाले को उत्तर भारत के नॉलेज नहीं बिल्कुल है। ठीक जब हम बात कह जाते रहे हैं तो भाषा की दिक्कत आती है। हमारे यहाँ तो क्या है, हर 40 किलोमीटर पर भाषा का चेंज हो आचार जाती है, व्यवहार सब सब चेंज हो चेंज हो जाता है, जाता है। बोलियाँ चेंज हो जाती हैं। और इतनी भिन्नता के बाद भी एकता है। तो मैं फिर पुनः अनुरोध करूंगा सभी से, तो आइए हम सब मिलकर इसको एक बनाते हैं, और सिर्फ बोल के नहीं, अपने कर्मों, अपने वाणी, अपने शुद्ध आचरण के अनुसार इसको अपन एक बनाएंगे। उसका कार्यक्रम भी अब हम इसमें लोगों ने एक बात रूप बीच में रोका। आपको टोक रहा हूं मैं, कि जहाँ बुक्स की बात आती है, जी तो एक प्राइवेट जो कंटेंट होता है, प्राइवेट बुक्स का जो कंटेंट होता है, और भारतीय शिक्षा बोर्ड की बात अपन कर रहे हैं, तो हर साल बुक्स चेंज हो जाती हैं स्कूलों में, जी है ना। अधिकतर स्कूल कई कई अलग अलग उसमें हाँ चेंज जी कर देती जी हैं। जी। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड की बुक्स क्या हर साल चेंज होंगी, या यही बुक आने वाले दूसरी जो बच्चा है, जैसे 6th की बुक है, तो नेक्स्ट जो 5th का बच्चा उसके काम आ सकती है क्या? या बिल्कुल 4th वाला बच्चा है तो उसको जी। थर्ड वाले को 4th की बुक्स काम आ सकती है क्या? हम लोग ना उसी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हम लोग ना, सबसे पहले भारत जो गौरव है हम्म उसको हम एक कर रहे हैं, और वो हम्म हमसे बोल के नहीं कर रहे हैं। हम्म हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के अंत में ऐसे कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनकी की हिंदी में क्या कहते हैं, हम्म उसी को बंगला में क्या कहते हैं, उसको गुजराती में क्या कहते हैं, उसको मराठी में क्या कहते हैं, हम्म उसको दक्षिण भारत की कुछ अन्य भाषाएं, मलयालम है, तमिल है, कन्नड़ है, उनकी भाषाओं का कुछ कुछ ज्ञान उसमें दिया गया है। जी आने वाले समय में बच्चा जब 1 से लेकर 10वीं तक हमारी बुक्स को पढ़ता है तो कई ऐसी चीज़ों को वो जानता है, कई अन्य भाषाओं का उसको ज्ञान होता है। हम्म जब आज हमारे बच्चे एक दूसरे को ही नहीं पहचानेंगे तो हम कहाँ से एक हो जाएंगे, है ना। अब जो आपने दूसरा प्रश्न किया कि हर साल हमारी बुक्स चेंज होगी, भ्राताश्री हमारी हर साल कोर्स चेंज नहीं होता है। पिछले 2 वर्ष से हम सेम ही कोर्स पे पैटर्न पे काम कर रहे हैं। जिन भी बच्चों ने हमारी बुक्स ली थी वो अपने छोटे भाई बहनों को दे के, या अपने पड़ोसियों को दे के, या अपने सहपाठियों को, जो हमारे आने वाले सहपाठी हैं उनको दे के अपना कार्य चला रहे हैं। इससे केवल व्यापार नहीं है, इससे एक सामाजिकता भी है। एक उनमें शुरू से ही देने की भावना एक पैदा हो उत्पन्न होगी जाएगी कि उसमें। भाई हमको एक दूसरे का सहयोग करना है। ये मन में नहीं रहेगा कि भाई मैंने इसको दान कर दिया, दान की भावना नहीं। उनको एक सहयोगात्मक भावना होनी चाहिए कि मेरा भाई है, केवल बोलने से नहीं, कर्म से, कि वो मेरा भाई है, मेरे स्कूल का सहपाठी है, मेरे गुरु का शिष्य है, तो मेरा भी गुरु भाई हो गया। ये गुरुकुल है। हम लोग गुरुकुल की भावना पैदा करना चाहते हैं, ये गुरुकुल है। जब वो अपने छोटे भाई को कुछ वस्तु प्रदान करेगा तो उसके जो छोटा भाई है उसको भी बड़े के प्रति आदर होगा कि भाई मेरे को जो है इन्होंने अपनी सारी बुक्स 1 साल तक इतने अच्छे से सहेजी हैं कि मैं आज उनको ठीक से पढ़ पा रहा हूँ, और नेक्स्ट किसी और के जी, काम आ जाएगी फिर। और उसके बाद जब उन्होंने जो पढ़ा है उसमें जो नए नोट्स उन्होंने निकाले हैं, या कहीं पर कोई डिफिकल्टी है उसके जो मार्क्स उन्होंने किए हैं, तो वो मेरे को सहज ही प्राप्त हो गए। यानी कि जो उनका ज्ञान है, वो जो आने वाले बच्चे हैं उनका ज्ञान और दुगना होगा, और उसकी आने वाली पिगली का तिगना होगा। इस प्रकार हम उसको कार्य कर रहे हैं। तो बुक्स हमारी हर साल चेंज नहीं होती भ्राताश्री। पिछले 3 वर्ष से हम वही पुस्तक, वही पाठ्यक्रम। अच्छा, मॉडर्न एजुकेशन की बात करें हम, कंप्यूटर है, साइंस है, इसका क्या स्थान है इसमें भारतीय शिक्षा बोर्ड में? हर पुस्तक उपलब्ध है हमारे यहाँ, कंप्यूटर से लेके ITC हमारे पास। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट है। उसके बाद हम लोगों ने एक शिल्पकार वाली एक पुस्तक लॉन्च की थी, कि उसमें ना बच्चों को ऐसे टास्क दिए थे कि आप जाइए, आपके गांव के अंदर या शहर के अंदर कोई कुम्हार है, उससे आप जाके एक बार मिलिए। उसमें मिट्टी के बर्तन बनाता है, आप जाके मिट्टी को जाके देखिए कि मिट्टी के बर्तन कैसे बनाए जाते हैं। आप जाइए, आपके घर में कोई बांस का कारीगर है, वो डलिया बना के बेचता है, आप एक बार उसकी विजिट कीजिए। एक छोटे छोटे हमने कई टास्क दिए थे इस टाइप से, कुछ बड़े ही हैं, उनके पास आप जाइए। आपके घर में बहुत सारे लाइट्स के आपके देखते हैं कि स्विच लगे हुए हैं, उनको ठीक करने के लिए हमारे कुछ भाई आते हैं, आप उनके साथ एक बार काम करिए, 1 घंटा रुकिए, उनसे समझिए। उससे क्या होगा कि जब, हाँ जी, उसमें क्या होगा कि जो बच्चा जिस मैं उसका भावना से, जी इंटरेस्ट होगा, तो वो उस लाइन में चला जाएगा। बिल्कुल ठीक बात। तो आने वाले टाइम में हमने 6वीं से ये कोर्स रखा हुआ है, ताकि वो 10वीं तक बच्चा ना आपको काम मांगने वाला नहीं मिलेगा। आपको बोलेगा कि भाई मैं ये काम सीखना चाहता हूँ, इसका मेरे को आप सेटअप तैयार करके दीजिए, मैं इसी काम को आगे बढ़ा के ना कम से कम 10 लोगों को और रोजगार प्रदान करूँगा। बहुत सही बात है। और ये भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अभी हमने इस साल से, जो कि कई लोगों के सोच के विरुद्ध भी होगा कि भाई पतंजलि मतलब कि गुरुकुल, पतंजलि मतलब कि सनातन, तो अभी माननीय ओझा जी को एक कार्यभार सौंपा है
हाँ, वो अभी शुरू किया हाँ है जी। आप लोगों ने यूपीएससी के जी लिए जी जी एग्जाम जी। के लिए जो है। तो पतंजलि आगे चल के ना सिर्फ ऐसे आपको लगेगा कि भाई योगी तैयार कर दिए, सन्यासी तैयार कर दिए, तो हमें वो, तो हम्म, जो भाई लोग हमारे सेवा में आ रहे हैं उनके लिए स्वागत है। हम्म, बाकी हम आईपीएस भी तैयार कर रहे हैं, आईएएस भी तैयार कर रहे हैं, और ये बात हमने पिछले पॉडकास्ट में भी की थी, हम्म, और उसका मूर्त रूप चल रहा है। और आगे आप देखिएगा हम्म, कि ईश्वर की कृपा से और आप लोगों के सहयोग से बहुत आगे जाएंगे हम लोग। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, अभी आपके इस भारतीय शिक्षा बोर्ड में कितने स्कूल आपके साथ जुड़ चुके हैं? अभी तक भ्राताश्री हमारे साथ बहुत सारे स्कूल अभी जुड़ चुके हैं। हम्म, लगभग हम 1000 के ऊपर जा चुके हैं, हम्म, और लगभग 2000 स्कूलों से ऊपर हमने पुस्तकें प्रदान की हैं। अच्छा, एक चीज थोड़ी सी मेरे को लगती है, जी। क्या भारत का आदमी बहुत जल्दी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं रहता, ये आपको नहीं लगता? एक्चुअल में क्या है, थोड़ा सा एक म- मैं ना दुविधा में हूँ, क्योंकि जो आपने प्रश्न किया ना भ्राताश्री, एक तरफ तो मुझे हंसी आ रही है हम्म, और दूसरी तरफ गंभीर चिंतन का विषय है। हाँ, अगर वो मैं उसको बहुत हंसी इजीली के रूप अपन में लेता जैसे हूँ ना। जैसे हम कहें जी। कि ये चीज बहुत अच्छी है, तो वो उसको बहुत जल्दी स्वीकार नहीं करता है। ये चीज मेरे को दिखाई देती है ऐसी। इसीलिए मैंने कहा भ्राताश्री, मेरे को ना ये बात सुन के, आपका प्रश्न सुन के मुझे हंसी भी आई, और गहन चिंतन का विषय है। हम्म, जब हम किसी विदेशी चीज को देखते हैं ना, तो सहज आकर्षित हो जाते हैं। आकर्षित हो जाते हैं। भाई ये चीज मतलब वहां पर बनी है, मतलब ये ठीक ही होगी। हाँ। लेकिन जब हम स्वदेशी की बात करते हैं, हम उनसे क्वालिटी में अच्छे हैं, हम उनसे कंटेंट में अच्छे हैं, हाँ, हम उनसे कीमत में अच्छे हैं, हम उनसे ले नहीं रहे, हम उनको दे रहे दे हैं। रहे हैं। और हमने कभी भी ये बात नहीं की कि आप हमसे पुस्तकें खरीदिए, जी, हमने ये बोला पहले आप पुस्तकों को पढ़िए। पढ़िए, सही बात है। क्योंकि जब तक ज्ञान आपको नहीं आएगा, जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि उन पुस्तकों में है क्या। और ऐसी हमने लगभग जो है 100 प्रतियां हम्म, सैंपल के लिए रखी हुई हैं, जो कि अभी 50 से ऊपर प्रतियां जो है हमारी विद्यालयों में पढ़ी जा रही हैं। हम्म, और उसमें से कई विद्यालय जो हैं, जो पहले हमारी चीज़ों को मानने को तैयार नहीं थे, अभी वही हमको बोलते हैं नहीं नहीं, चीज़ें तो ठीक है, अभी हमने आधी पढ़ी है, अभी आधी और पढ़ना है, अभी आप रुकिए, अभी इसको हम 1 महीने बाद ही देंगे। अब उसमें हम कंप्यूटर की भी शिक्षा दे रहे हैं, विज्ञान की शिक्षा भी दे रहे हैं, और हम जो नया एआई आया है उसकी भी शिक्षा दे रहे हैं। जी, जी। क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी से अगर दूर जाएंगे, तो हाँ, आने वाले समय में हमारी हम फेस पीढ़ी नहीं जो कर है पाएंगे ना, वो बहुत सारी चीजों को फेस नहीं कर दिक्कतें सकते। आएगी। बिल्कुल ठीक बात हमने है। ये नहीं बोला कि आप मोबाइल को छोड़ दीजिए, हमने ये नहीं बोला कि आप मीडिया को छोड़ दीजिए, हम ये नहीं कहते कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब पे अपना अकाउंट बंद करके सिर्फ आप पढ़ाई कीजिए, नहीं, ये सब भी जरूरी है। लेकिन उसका एक समय निश्चित होना चाहिए। ठीक वो बात है। कितना होना चाहिए, ये स्वयं आपको ही तय करना है, ये कोई ठीक बात दूसरा तय नहीं कर सकता। है। जी, जी। जी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ रूपेश जी, और आप कुछ और अलग से कहना चाहते हैं तो बताएं। बस मैं सभी सुनने वालों को एक ही निवेदन करना चाहूँगा, मेरा विनम्र निवेदन है कि पहले आप हमारी पुस्तकों को एक बार आप पढ़िए। पढ़ने के लिए सहज उपलब्ध हैं। आप हमारे श्रीमान बड़े भ्राता श्री प्रदीप जी से भी संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पर भी हमने कुछ सैंपल्स रखे हुए हैं। इसके अलावा भी अगर आपको पढ़ने के लिए पुस्तकें चाहिए तो एक बार आप आइए, सादर आमंत्रित हैं। स्कूल में पूर्ण व्यवस्था है आपको बैठकर पढ़ने की, आप उनको चाव से पढ़िए। आप कुछ मार्गदर्शन देना चाहते हैं, उसके लिए सादर आमंत्रित हैं, लेकिन एक बार उसको आप पढ़िए। क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या ही बोल रहे हैं, आपको लगेगा कि पॉडकास्ट हमने पैसे दे के बनाया है। तो मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि हमने कोई कमर्शियल नहीं बनाया है, ये सहज भाव से बनाया है। हम यदि पैसे की बात करें, पतंजलि से तो पैसे मिलने से रहे। वो तो खुद दूसरों से मांग के देश की सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल सत्य बात है प्रभु श्री। वो दूसरों से पैसा इकट्ठा करते हैं और इस देश के निर्माण में लगा रहे हैं। आज हमारी टीम को भी ये मान के चलिए कि जो उन्होंने हायर किया है, तो उन्होंने सारे बंदे अच्छे अच्छे चुने हैं जी। और सभी से उन्होंने बोला देखिए हम लोग एक भाई और लोगों की तरीके से हमको काम करना है, और आप राष्ट्र के योगदान में कितना सहयोग दे सकते हैं, आप उतना आप बता दीजिए, क्योंकि हम उतना हम पैसा तो नहीं दे पाएंगे जो कि आपकी आज स्किल पे है। तो हम लोग सभी लोगों ने सिर्फ उतना ही पैसे आज हम ले रहे हैं, चाहे वो हमारी पूरी टीम हो, कि जिससे हमारा परिवार चल सके। क्योंकि देखिए आर्थिक वो भी हमको आवश्यकता है, लेकिन जितनी आवश्यकता हम उतना ही ले रहे हैं, अपना जो हो सक रहा है छोटा मोटा योगदान हम लोग अपनी तरफ से दे रहे हैं। और पतंजलि का पूरा परिवार जो कि पर्दे के पीछे है और जो कम से कम 18 घंटे काम कर रहा है, अनगिनत रूप से अविराम रूप से जो हमको बल देता है, उनका कोटिशन नमन है। और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, जो आपने हमें इतना समय दिया, इतना प्रेम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, ये थे हमारे साथ रूपेश जी, और आज हम बात कर रहे थे भारतीय शिक्षा बोर्ड की। मित्रों, सच बताएं, भारतीय शिक्षा बोर्ड देश का एक ऐसा बोर्ड बनने जा रहा है
कि जिसकी कंटेंट की क्वालिटी इतनी शानदार है, यदि आपके बच्चे उस कंटेंट को पढ़ते हैं तो मैं समझता हूं कि वो संस्कार तो सीखेंगे ही साथ देश के भविष्य का एक बहुत अच्छा निर्माण कर सकेंगे, एक ऐसा नागरिक बन सकेंगे कि जो इस देश और समाज के लिए आगे जाकर बहुत प्रगति के पथ पर ले जाएंगे। हो सकता है कि ये चीज़ अभी आपको समझने में देर लगेगी, क्योंकि अक्सर हम लोगों के दिमाग में एक बात बैठा दी गई है कि हमें अपने बच्चे को इंग्लिश पढ़ाना है और इंग्लिश पढ़ाने के लिए हमें कोई ना कोई क्रिश्चियन स्कूल ही चुनना पड़ेगा, तभी हमारा बच्चा प्रॉपर इंग्लिश बोल पाएगा। जबकि ऐसा नहीं है। हिंदी का दौर बहुत आगे निकल चुका है और इंग्लिश के का भी यदि हम बात करें तो पतंजलि का कंटेंट इतनी इजी इंग्लिश में है, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आपने रुपेश जी समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नमस्कार। जी। ओम।